मेरी एक छोटी सी कविता है। अपने अपने घर के अंदर अपनी अपनी राम कहानी, अपने अपने घर के अंदर अपनी अपनी राम कहानी, बाहर से सब ठीक ठाक पर जिस पे गुजरी हो। एक बार फिर से स्वागत है टीजीएल टॉक्स में। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत खास मेहमान मौजूद है, जिन्होंने देश की मिट्टी की कहानियों को सिनेमा तक पहुंचाया है, जिन्होंने पटाखा, कसाई, लाठी जैसी फिल्में लिखी है और एक रेनॉन्ड इंडियन राइटर हैं, चरण सिंह पथिक। नमस्कार सभी को टीजीएल की तरफ से और इनकी सब तरह से शुक्रिया आपका, बहुत बहुत एकदम बढ़िया। कहना चाहूँगा कि स्टूडियो में आके आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत शानदार। मुझे लगा कि जो आज के युवा जिस तरह का क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं और सिनेमा को लेके जिस तरह से आगे चल रहे हैं और सिनेमा के विभिन्न पहलुओं पे जिस तरह से बातें करते हैं और काम करते हैं, वो एक बहुत रेखांकित किया जाने वाला काम है आपका। और निश्चय ही आगे चल के ये और ज़्यादा इसका विस्तार होगा और विस्तार से लोग जानेंगे। मेरी ऐसी कामना है, दुआ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ आज आपने हमारे लिए समय निकाला। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों को जो टीजीएल की ऑडियंस है वो देखेगी, आपने इतना सारा काम किया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट टीचर आप पहले थे और फिल्म राइटर बने, तो वो सफ़र कैसे शुरुआत हुई? नहीं देखो, मैं आपके टीजीएल के माध्यम से सारे हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ, नौकरी तो जीविका के लिए, परिवार चलाने के लिए हर किसी को कोई ना कोई काम करना पड़ता है। नौकरी है, हाँ जी सर। कोई दूसरा काम भी करना पड़ता है। बहरहाल एक जो उस हर एज में एक एज होती है, हर किसी की एक उम्र होती है जहाँ वो कुछ अपने सपने बुनता है, सोचता है और अलग हट के सोचता है। मतलब वो चाहता है कि यार मैं जो दुनिया का जो रूटीन वर्क है, बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अन्य धंधे की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी। तो मैं जब पढ़ता था तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि यार मुझे नौकरी नहीं करनी, अच्छा। बाकी कोई काम कर लूँगा वाली, है ना। और बाकी का कौन सा ऐसा काम है जिसको मैं कर सकता हूँ, बेहतरीन जिसमें कर सकता हूँ। तो मुझे लगा, मैंने फिल्में देखी शुरू में, जब मैं 9th में पढ़ता था मुझे लगा यार मेरे लिए सबसे सरल काम तो ये पर्दे वाला है। अच्छा। जबकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी उम्र के हर व्यक्ति को उस ज़माने में यही लगता था कि यार ये अमिताभ बच्चन बनना बहुत आसान है यार, ये विनोद खन्ना बनना बहुत आसान है यार, करते क्या है, घोड़े दौड़ाते हैं, हाथ पैर उड़ाते हैं और बस। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने हायर एजुकेशन में चलता गया, हाँ जी। और मैं जब पढ़ने के लिए फर्स्ट ईयर में भरतपुर आया अपने कॉलेज के ज़माने में, हाँ जी। और वहाँ एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। ये 1984 का वक्त था। उत्सव फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शशि कपूर, रेखा और शेखर सुमन, अच्छा। ये वहाँ शूटिंग कर रहे थे, जिसका एक गाना आप बहुत मशहूर आपने सुना होगा, दिल क्यों बहका रे बहका आधी रात। हाँ जी, बहुत तो फेमस गाना। हाँ, तो वो घना पक्षी विहार में वो शूट होता था और हम सुबह 5 बजे वहाँ लाइन लगा के, 5 रुपये का टिकट था वो शूटिंग देखने के लिए। और मील मतलब कम से कम 500 मीटर लंबी लाइन लगती थी। मैंने कहा यार इतनी लाइन लंबी तो हमारे बस का रोकते हैं नहीं शूटिंग देखना। तो हम जैसे तैसे उस दीवार को फांद के गए। हमने पुलिस के डंडे भी खाए, लेकिन अंत में हमने रेखा और शशि कपूर जी को देखा। हाँ जी। और वहाँ से एक ऐसी लत लगी कि मैं 2 बार फेल हुआ फर्स्ट ईयर में। अच्छा। घर वालों ने कहा भाई तेरी पढ़ाई पूरी होगी, तू आ जा। तो मेरे दिमाग में आप कल्पना कीजिए, मैं उस ज़माने में फिल्मी कलियाँ, ये जो बहुत सारी मैगजीन आती थी ना, हाँ जी, इनको पढ़ता रहता था। तो मैगजीन्स का ज़माना था उस हाँ, मैगजीन का ज़माना था। और ये आप लखन जी ताजुब करोगे, उस ज़माने में जब गाँव में तो क्या महानगरों में भी सिनेमा के रास्ते लोग नहीं जानते थे। मैं एनएसडी को जानता था। हाँ जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मेरा सपना था कि यार मैं उसमें जाऊंगा, मतलब। और वहाँ मैं पढ़ता रहता था फिल्मी कलियाँ, अरे माधुरी ये आती थी, और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट, ये 2 जगह को मैं जानता था कि ये 2 माध्यम है जहाँ से सिनेमा या इस माध्यम में जाया जा सकता है, जाया जा सकता है, सीखा जा सकता है और वहाँ कोशिश की जा सकती है। और मैंने जब फर्स्ट ईयर पास की
फिर मैंने सेकंड ईयर पास की, तो मैंने फॉर्म भरा, लेकिन दोनों जगह से मेरा फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो गया कि मैं स्नातक नहीं था। अच्छा। और घर वालों ने, मैंने कहा 1 साल की और बात है, घर वालों ने कि हम तुझे भांड बनने नहीं देंगे, मतलब कि भांडगिरी करेगा, ये करेगा, वहाँ दुनिया ऐसी है, तू जानता क्या है, तू रास्ता जानता तो रास्ता हिंडोन का नहीं, तू मुंबई की बात करता है ना, और कोई जॉब लग जाएगा तो ये तेरा घर भी चल जाएगा। ताज्जुब की बात है, एक ऐसे लड़के की कहानी शुरू होने वाली थी जिसकी 7वीं में शादी हो गई थी। अच्छा। और जब मैं 11वीं में पढ़ता था तब मेरी पत्नी आ चुकी थी। आप उस लड़के से ये उम्मीद कर रहे हैं माँ बाप कि वो इंजीनियर बने, और लड़का खुद से उम्मीद कर रहा है कि वो कोई ऐसा काम करे जो सबसे हटके हो, और उसका रास्ता बहुत कठिन था। तो ये बहरहाल जो भी होता, सब लड़कों के सामने उस एज में जो कठिनाइयाँ आती, मेरे सामने आई। घर वालों ने वो रास्ते सारे, जो हम कहते हैं, मान लो किसी खेत में पानी जाना होता है और उसको वो नाली ब्रेक कर दें, तो इस तरह से वो नाली, जो वो रास्ते थे, वो मेरे ब्लॉक ही कर दिए थे। अच्छा। और मैंने भी फिर ये कसम खा ली कि अगर मुझे टीचर ही बनाना है आपको, हाँ जी। तो मैं कोई एजुकेशन आगे की नहीं लूँगा। मतलब एजुकेशन जिसके लिए लेना चाहता था, वो मेरा सपना आपने पूरे नहीं होने दिया। और बहरहाल फिर मैं अपने, एक जो चीज़ है कि अगर आपके अंदर शरीर में कोई दर्द है तो वो फोड़ा बन के कहीं न कहीं से उभरेगा वो, चाहे वो हाथ में हो, चाहे पैर में हो, चाहे शरीर में हो, किसी कहीं भी हो, पीठ में हो, लेकिन वो दर्द निकल के रहता है, मतलब कहीं न कहीं से आपके। और वो दर्द, मेरे जो व्यक्ति का दर्द था, वो धीरे धीरे लेखन में निकलने लगा। तो मेरे पास में एक ही रास्ता बचा था जो मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता था, और वो था एक ऊबड़ खाबड़ लेखन, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन लेखक हूँ। सर, अब तो दुनिया मानती है वो चीज़, और आपने नहीं, दिखाया ये भी है। शुरुआत की टाइम की बात है, जब हम तुकबंदियाँ करते थे। हाँ जी। तुक मिलाया करते थे ना, बंदा, डंडा, अंडा, ऐसे तुकबंदी करते थे। हम अपने आप को बहुत बड़े कवि मान लेते थे। तो ये जर्नी शुरू होती है ना आपकी, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं। मैं जब पहली बार, जब मैं स्कूल टीचर में आया, लखन जी आप ताजुब करोगे भाई साहब, मैं पूरी रात लिखता था। अच्छा, टीचर बनने के बाद? हाँ, चित्तौड़गढ़ में मेरा साथी जो मेरे साथ रहता था, भैया ये करते क्या हो यार, पूरी रात लिखते हो, स्कूल टाइम से जा नहीं पाते। जो मेरा HM तो वो कहता, भैया तू सो जा, तेरे बस का नौकरी करने का काम नहीं है। और जो मेरी डांक उल्टी आती थी, 30 लिफाफे उल्टे आते थे लौट के। अच्छा। है ना, चूँकि कविता जहाँ भेजी जाती थी अखबार में, मैगजीन में, उसके साथ में एक लिफाफा डाक टिकट लगा हुआ वापस लौटने के लिए भेजना पड़ता था। तो आप कल्पना करो, मान लो आपके 30 लिफाफे महीने में लौट के आए तो आप पे क्या बीतेगी। वो एक जो कुंठित दिमाग, वो फ्रस्ट्रेट दिमाग, मतलब ऐसा हताशा, निराशा, है ना, जो कहीं ऐसा आपको लगता है यार मैं कहाँ मुझ पाऊँ। बहरहाल उस दिशा में भी, लेकिन हमने अपनी लीक नहीं छोड़ी, मतलब हमने रास्ता नहीं छोड़ा। वो आपने निश्चय किया कि नहीं मुझे करना ही है, और रात बिल्कुल, को बिल्कुल। इतनी रातें आपने जागी साथ में। तो सर, उन्हीं का नतीजा है कि पटाखा फिल्म इतनी बेहतरीन फिल्म बनी है। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? पटाखा के पीछे एक थोड़ी सी कहानी है, जो हाँ सर, जरूर सुनना चाहेंगे उनको हम। सुनाना चाहूँगा आपके साथ, आपके दर्शकों को। 2011 में हम, जैसा कि राजस्थान का जो प्रगतिशील लेखक संघ है, वो मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाता है 31 जुलाई को। हर साल मनाते हैं वो। अच्छा। और पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है मुंशी प्रेमचंद की जयंती 31 जुलाई को। तो हम भी मना रहे थे, तो मैं अपने एक दोस्त की मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ था, वो ड्राइव कर रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था। हाँ जी। और हमें आना था झालाना। तो यहाँ एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, उसमें वो जयंती मनाई जा रही थी। तो मेरे पास में एक फ़ोन आया। पहले वो 2011 में मेरे पास छोटे फ़ोन थे, शायद सबके पास में छोटे फ़ोन थे, नोकिया के छोटे छोटे फ़ोन थे। हाँ, छोटे वाले फ़ोन थे वो। तो उन्होंने कहा आप चरण सिंह पथिक बोल रहे हैं? हाँ, मैंने भाई बोल तो रहा हूँ। तो मैंने, भैया आप कहाँ से बोल रहे हैं? कि मैं विशाल भारद्वाज के स्टूडियो मुंबई से बोल रहा हूँ। अच्छा। अरे मैंने कि मजाक मत करे यार, मोटरसाइकिल बैठूँ पीछे मैं
मैं भी ऐसे ही, क्यों हमारे दोस्तों के बीच में होता क्या था कि देखो उसके पीछे एक ऐसे मजाक करने के पीछे कुछ कारण होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना। कोई चीज़ बेवजह हमारे दोस्तों के बीच में, हम जो एक यहाँ की जो राइटर सर्किल है, वो चाहे उम्र में बड़े हो छोटे हो या हमारे समकालीन हो, तो वो हमारे सारे दोस्त थे जो आकाशवाणी में काम करते थे, राइटर, जो दूरदर्शन में जैसे कृष्ण कल्पित जी भी दूरदर्शन में काम करते थे। वो कहते थे यार पथिक जी आपकी कहानी पर तो सबसे पहले फिल्म दूरदर्शन के लिए मैं ही बनाऊंगा, मतलब। अच्छा। तो वो सब लोगों के बीच में कहते थे, तो और भी मजाक करते लोग करते रहते थे। मैं कहता भैया तुम जो जीन्स पहन रहे हो ना, ये इस जीन्स को तो मैं 84 में पहन चुका यार, अच्छा। है ना। आज जो तुम ये मानो जीन्स पहन कर घूमते हो, और हकीकत बात है। तो मैंने कहा यार ये तो मैं 84 में पहन चुका भाई। और फिल्मों की बात ऐसा है कि मुझे तो अवतार सिंह पास की एक कविता है कि कविता की लाइन का मतलब है कि भाई आपकी आंखों के जो सपने हैं वो मरने नहीं चाहिए, मतलब मेरी आंखों के सपने तो मरे नहीं। बहरहाल मैंने उनसे कहा भाई मजाक वजाक तुम करते हो, सही बताओ। कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ भाई साहब, अच्छा। मैं विशाल जी के स्टूडियो से उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ, एडिट असिस्टेंट डायरेक्टर बोल रहा हूँ। और आपकी कहानी दो बहनें पढ़ी उन्होंने, और वो बहुत हंसे, उनको बहुत अच्छी लगी। आप मुंबई आते जाते रहते हैं क्या? अच्छा। मैंने कहा है सपनों में तो रोज़ चले जाते हैं, आ जाते हैं पर एक्चुअल में कभी गया नहीं मैं। और क्योंकि हम दो ही तरह के सपने देखते थे, और मैं क्रिकेट भी बहुत खेला था। अच्छा। 16 हाँ, साल दो ही तक। सपने ज्यादातर लोगों के बनते हैं, हाँ, तो क्रिकेट ऐसे और बॉलीवुड। कि मैदान में बस कपिल देव संग गेंद फेंक रहे हैं, सपना खुल गया, हाँ। है ना। ऐसा ही होता है ज़्यादातर, वो गेंद फेंक ही नहीं पाते हैं, मतलब सपने में कि क्रिकेट के मैदान में, या हम कहीं कोई बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, मुंबई में घूम रहे हैं, और जैसे ही कोई चीज़ होने वाली है अच्छी, तो सपना खुल गया, मतलब। तो एक जो आपके अनकॉन्शियस अवचेतन में जो रहता है ना, वो मैंने कहा ये भी एक मजाक हमारे पीछे लग रहा है। तो बहरहाल मैंने कहा यार भाई अब तो मैं सफ़र में जा रहा हूँ, जी। और क्या मैं आपको शाम को इसी नंबर पर कॉल कर सकता हूँ, और आप अपने मुंबई का स्टूडियो मैसेज कर दीजिए। तो मैसेज तो आ जाते थे हाँ जी, कि टेक्स्ट ठीक, मैसेज आ जाते थे पहले। हाँ हाँ। टेक्स्ट मैसेज आते थे ना। तो वन की ठीक है, हम ये जयंती मनाई, और हम शाम को जगतपुरा से थोड़ी पल्ली दूर जो प्रताप नगर में पड़ता है, हाँ जी। वहाँ दोस्त के वहाँ ठहरा हुआ था मैं। मेरा तो कोई घर वर नहीं था उस वक्त, तो 2011 में हमारे सपना में ही था कि हम जयपुर में घर बना लेंगे। हाँ जी। तो उसने एड्रेस भेजा, तो वो एड्रेस था जो मुझे याद नहीं है अभी, खैर। तो वो एड्रेस था, तो मैंने कहा अपने दोस्त से कहा, वो आपकी तरह कंप्यूटर स्पेशलिस्ट था, तो मैंने कहा ये तुम्हारे कंप्यूटर पे देखो, ये तुम्हारा क्या ये एकड़म तिकड़म है, इसमें देखो ये एड्रेस सही है क्या? उसने कहा एड्रेस तो सही है यार। अच्छा। चंदा बिल्डिंग है, पता नहीं कौन सी बिल्डिंग थी वो यार, है ना। सही है, उसने कहा एड्रेस तो सही है। फिर मैंने फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने कहा इस एड्रेस पर आपकी अब जितनी भी किताब है ना वो सेंड कर दीजिए प्लीज़। अच्छा, पहले किताब मंगवाई उन्होंने। हाँ, तो ठीक है, मेरे पास 2011 तक मेरे पास मेरी दो ही किताब आई थी, एक तो बात ये नहीं है, और एक पीपल के फूल। पीपल के फूल तो काफ़ी फेमस किताब है आपकी। हाँ, तो ये दोनों किताबें मैंने दूसरे दिन, क्योंकि हर किताब हर दोस्त के पास रहती है कहीं ना हाँ कहीं, जी, तो हाँ। वो रवि जी से ही दोनों किताबें ली मैंने, यार ये मेरी लौटा दे तू, और उसने बुक पोस्ट से भेज दी। भेज दिया। ये 2011 जुलाई की बात है, अच्छा। 31 जुलाई समाप्त हो चुकी थी, हाँ जी। और अगस्त में हम कुरियर भेज चुके थे, मतलब। अब सर ये वक्त गुजरता है धीरे धीरे, एक आंखों में एक कुलबुलाहट तो होती है ना आपके अंदर, यार विशाल भारद्वाज जैसा आदमी के ऑफिस से अपन को फ़ोन आएगा, यार कैसे आएगा। लोग मजाक करते रहे यार ये तो पागल बना रहा है। अरे कवारी भैया, पति की फिल्म कवारियाँ आपकी विशाल के साथ में, आसपास के लोग ये बोलते हैं। आसपास के लोग अब ऐसे ही है ना। मैं तो मेरा तो 15 दिन तो यहीं गुजरते थे यार, हाँ जी। मतलब मेरे पास में छुट्टियां बचती नहीं थी मेरे स्कूल की। हमें मेडिकल मिलते थे, सारे मेडिकल मेरे लैब्स हो जाते थे। मैं जयपुर में ही एक उम्मीद लेके पढ़ा रहता था, और यहीं अब 2012 आया जनवरी 2012 का JLF आया, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, अभी वापस होने वाला है जनवरी। हाँ 15 से 19 के बीच में अब हो रहा है।
तो JLF 2012 यार, अचानक मुझे इनविटेशन आया कि आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, और 2012 में मुझे राजस्थान साहित्य अकादमी का रांगे राघव पुरस्कार मिला था, अच्छा। पीपल के फूल पर। हम्म। तो मैं उस तरह भी से भी उसमें था चर्चा में, और मुझे लगा यार 2000 ये लिटरेचर फेस्टिवल में जाना चाहिए। मैं गया तो मैं तो पहली बार तो आपका द फर्न होटल में ठहराया, तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार 5 स्टार होटल देखा। मैं जानता नहीं चाबी कैसे लगेगी, कैसे उसे कैसे वो खुलेगा। कार्ड से जो चाबी लगी। हाँ, कार्ड से वो ज़िंदगी में पहली बार देखी। तो एक दोस्त था मेरा जो मेरे बगल कमरे में ठहरा हुआ था, उसने बताया पति जी ऐसे खुलेगा, और ऐसे ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करिए। और जिस दिन मेरा स्टोरी टेलिंग था, वो दिन मेरा ज़िंदगी का सबसे अद्भुत क्षण था, मतलब अविस्मरणीय, जिसको कोई आदमी भूल नहीं सकता। मतलब वो एक सपना दिख रहा था आपको आंखों में हाँ, पूरा होता हुआ कि मेरे सामने गुलजार जी बैठे हैं, अच्छा। मेरे श्रोताओं में से। और हमारे जो 3 और मेरे साथ में जो स्टोरी टेलिंग थे, एक तो डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, एक इजराइल के राजदूत थे उस वक्त, सरना साहब, और एक उनकी फेवरेट जो एक्ट्रेस थी गुलजार साहब की, दीप्ति नवल। अच्छा। तो दीप्ति जी ने तीसरे नंबर पे दीप्ति जी ने किया पाठ, लास्ट में मेरा था। और मैंने वहाँ जो कहानी पढ़ी थी वो पढ़ी थी फिरने वालियाँ। अच्छा। और फिरने वाले कहते हैं जो किसी की डेथ हो जाती है तो उसके तिये बैठक के लिए जाते हैं ना, हाँ जी, है ना, तिये की बैठक में ये जाती एक है। बैठक में है। तो गांव में औरतें जाती हैं ज़्यादा, आदमी 2-4 जाते हैं। अच्छा। फिर वो निकट आता घर तो रोने लगती हैं, मतलब इस तरह से। तो मैंने अपनी कहानी शुरू करने से पहले गुलजार जी से कहा कि एक मेरे सामने आदरणीय गुलजार जी बैठे हैं जिन्होंने रुदाली लिखी थी, और एक मैं फिरने वालियाँ आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सर मैं तो उनके ही ऊपर गिर पड़ा, मतलब एक तरह से। मतलब तो हज़ारों की भीड़ नहीं दिख रही, नहीं वहाँ भीड़ तो बहुत होती है, वहाँ हज़ारों आदमी होते हैं। मुझे तो ये था यार मैं गुलजार जी को कोई अगर सुना रहा हूँ पर्सनली सुना रहा हूँ, बैठ के। मतलब हाँ। तो मैंने वो कहानी सुनाई। तो वो जो आयोजक था, तो वो 10 मिनट हुए, हमारे पास में टाइम 10 मिनट का था सबके हाँ पास, जी। और उसने पर्ची पकड़ा दी मेरे को, अच्छा। फिर टाइम आउट। तो मैंने मन से कहा, मैंने ये श्रोताओं के ऊपर डिपेंड करेगा। मैडम थी वो संचालन कर रही हाँ थी, जी। मैडम श्रोताओं से पूछ लीजिए आप 1 मिनट। तो मैंने कहा भाई मेरी कहानी 4 मिनट की बाकी और है, टाइम समाप्त हो चुका है मैडम की तरफ से, ये आपके ऊपर है, आप पूरी कहानी सुनोगे या अधूरी सुन के खड़े हो जाओगे। तो वो चिल्ला पड़े, हम तो पूरी कहानी सुनेंगे। और मुझे यही करना था, आपको मौका चाहिए था बस। हाँ। तो मैंने पूरी कहानी सुनाई, और श्रोताओं को बहुत अच्छी खूब ठहाके लगे। और जब मैं उतरा तो गुलजार जी मेरे गले से लिपट गए भाई, सचमुच ही गले से लिपट गए यार। मैं मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। उन्होंने कहा ये पुस्तक वो ने शोले का जो संवाद, हाँ जी। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो वही, अरे किताब तो मुझे को दे दो भाई। मैंने कहा सर किताब तो लो लीजिए सर। अरे ऐसे थोड़ी देते हैं, ऑटोग्राफ करके दो, अच्छा। है ना। तो मैंने सर मैं तो पेन नहीं है मेरे पास में। तो उन्होंने जेब से सफ़ेद झक्कुर का पजामा पहनते हैं, शॉल ओढ़ा हुआ था, उन्होंने पेन निकाला, लिखो। अब मेरे तो हाथ कप कपाते हाथों से लिखा, आदरणीय गुलजार जी को सादर, तारीख डाल दी नीचे। ठीक है। ये हमारे एक दोस्त थे ईशमधु तलवार, अगर आपने नाम सुना हो कभी, तो वो ETV के हेड रहे थे, मतलब हाँ जी। हाँ जी। और बड़े पत्रकार थे। वो प्रेस क्लब के 3-4 बार अध्यक्ष रहे हैं, और बड़े पत्रकार थे। और ETV के वो दिनों, उन दिनों वो एडिटर हेड थे। अच्छा। तो ETV वही मतलब हैंडल करते थे पूरे राजस्थान का। और ETV राजस्थान में चैनल ETV राजस्थान, और बड़ा हल्ला था उस टाइम 2011-12 हाँ जी। में। हाँ जी। ETV चर्चित चैनल हुआ करता था। तो उन्होंने वो पूरा कवर किया। फिर वो किताब दी मैंने सर को। फिर तलवार जी ने कहा यार विशाल भी आया हुआ है यहीं, अच्छा। इसी जिनको पंडाल। आपने पुस्तकें भेजी थी पहले। हाँ, विशाल भारद्वाज। तो मैंने कहा यार मैं तो शकल से विशाल जी को जानता नहीं, क्या वो मेरे पे छोड़ दे। मैंने सर ये इतनी लाखों की भीड़, इसमें मिलेंगे कहाँ, कि वो सब मेरे ऊपर छोड़ दे। अच्छा। वो तो मैं ले चलता हूँ डिग्गी पैलेस के ऊपर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के, वो पत्रकार थे, सब मालूम रहता है कौन कहाँ बैठा हुआ है।
तो मैंने कहा चलो, मैं तलवार जी गए दोनों। वहाँ विशाल सर की पीसी चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे सवाल थे। तो मुझे 15 मिनट हो गए वहाँ खड़े खड़े, और मैं सर के पीछे खड़ा था जस्ट, मतलब अच्छा, जैसे विशाल सर के पीछे आप थे? बिल्कुल जस्ट पीछे। तो तलवार जी ने कहा देखो मौका मिलना नहीं है भाई, कहाँ मौका मिलेगा, इतने पत्रकार मधुमक्खी की तरह टूट पड़ रहे हैं, सवाल पे सवाल हो रहे हैं। मैंने कहा सर मुझे तो सिर्फ मौका नहीं चाहिए, 15 सेकंड चाहिए, मुझे 1 मिनट भी नहीं चाहिए, आधा मिनट भी नहीं चाहिए, मुझे तो 30 सेकंड भी नहीं चाहिए, मुझे तो 10 सेकंड का भी मौका मिल गया ना। हाँ जी। बस 10 सेकंड का, आप गैप तो होने दो सवालों में थोड़ा सा। तो जैसे ही थोड़ा सा गैप हुआ ना, मैंने उनको ऐसे कंधे पे, जो एक ये आप कह सकते हैं उस तरह से तो असिस्ट है, मतलब है ना, क्योंकि एक बड़े आदमी के, लेकिन उन्होंने चूँकि मुझे ध्यान खींचना था ना, वो मेरी मजबूरी थी। उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, मैंने सर मैं चरण सिंह पथिक। उन्होंने कहा भाई जाओ, कैंसिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस अब कल होगी, कैंसिल। उन्होंने कहा सर ये क्या कर रहे हो, दूरी छोड़ के जा रहे हो? नहीं नहीं, मेरा भाई मिल गया, प्रेमचंद मिल गया मेरे को, तो तुरंत कैंसिल। अच्छा। और मैं अब आकर, तलवार जी तो मेरे मुंह की तरफ देखे, इतने किया कि, और उन्होंने मेरी उंगली ऐसे उंगली फंसा दी, विशाल भारद्वाज जी ने। और वहाँ शीला दीक्षित, संदीप दीक्षित दोनों बैठे हुए थे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। शीला जी ने कहा विशाल जी हमारे साथ एक कॉफ़ी पी जाए। कहे शीला जी आपके साथ तो दिल्ली में पीता रहता हूँ कॉफ़ी, दिल्ली आके फिर पी लूँगा, अभी तो मेरे भाई मुझे घसीट तो हुए ले गए। अब तलवार जी मेरे पीछे, चले एक बैट दिला दे यार, एक बैट। अरे मैंने सर मेरे तो पहली बार हाथ पकड़े मैं इनसे कैसे कह दूँ सर एक बैट दे दो टीवी के लिए। और वो हम टोंक रोड तक आए। अच्छा, आप डिग्गी पहले से आगे आपने देखा हो, हाँ। तो वहाँ से हम उतर के ऊपर छत से फिर टोंक रोड तक आए। लगा। उन्होंने कहा पथिक जी ये मेरा वादा सन 2012 है ये, और जनवरी से शुरू हो रहा है, अपन साथ काम करेंगे, वादा करके जा रहा हूँ। और अगर मेरी कल की फ्लाइट नहीं होती, मुझे अर्जेंट काम नहीं होता, तो मैं यहीं से आपके गांव चलता सबसे पहले। अच्छा। अपन गांव चलते। मैंने सर कोई बात नहीं, फिर कभी। इस तरह से वो क्या है कि अगले दिन तो पूरा पेपर, भास्कर, अंग्रेजी के, हिंदी के सब अटे पड़े थे, पूरा मीडिया अटा पड़ा था। मतलब वो जो भी हमारे पत्रकार दोस्तों ने ऐसा हल्ला मचा दिया, तो हम तो प्रेस क्लब में बैठते ही थे, मतलब हाँ जी, वो जानते तो थे ही लोग। हाँ सब जानते थे, मतलब ऐसा कोई नहीं था लेखक बंधु पत्रकार में जो पथिक जी को नहीं जानता हूँ। तो ये है सर। ऊपर तो मेरे वहाँ तहसील से एसडीएम का फ़ोन आया, अरे यहाँ की यहीं रह रहे हो हमारे तहसील में, इतने बड़े आदमी हो, हमसे कभी मिले ही नहीं है। मैंने से एसडीएम साहब मेरा काम ही नहीं पड़ा, आपसे क्या करूँ मैं। तो बहरहाल ये एक शुरुआत थी, हाँ जी, है ना, जो आगे जिसके लिए मुझे, वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपकी इतने सालों की जो मेहनत है, टीचिंग करते हुए रात को आप जो कहानियां लिख रहे थे, उसका फल कहीं ना कहीं भगवान ने आपको उस चीज़ का नवाजा हाँ है। जी, जो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऐसा लगता है ना यार, जैसे कभी कभी लगता है यार मैं ये नौकरी क्यों कर रहा हूँ, मतलब कि मैं भाई ठीक है कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि आपको मालूम है कि लेखन से, हिंदी में लेखन करके परिवार का पेट नहीं पाला जा सकता, ये फैक्ट है, मतलब ये सत्य। कोई आदमी लेखन के लिए इसलिए ना आए कि वो इसमें ग्लैमर है, ग्लैमर है, शोहरत भी है, दौलत नहीं है भाई मेरे। तो इसके लिए दौलत कमाने के लिए तो आपको परिवार चलाने के लिए दूसरा काम करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगा भाई ये जीवन तो एक ही है आपके पास, 50 जन्म तो लेने ही नहीं है, मतलब अपन को, है ना। या अपन उस तरह से नहीं है कि यार मेरा काम अधूरा रह गया, चलो मैं अगले फेज में जब पैदा होऊंगा तब कर जो करना है इसी जन्म में करना है। नहीं, इसी जन्म में करना है मेरे हाँ जी, को, है ना, और हड़बड़ी में नहीं करना। मैं वो पागलपन मेरे अंदर शुरू से था, एक जुनून। और हमारे प्रोफेशन में ये कहते हैं, किसी प्रोफेशन में, ये अभी हम बात भी कर रहे थे पागलपन हाँ, और जुनून की, हम फिल्म मेकिंग में बात अगर कर रहे थे। आपके अंदर आज की एज में जो जुनून है, तो यकीन मानिए आप अगर इसको 30-40 साल तक बरकरार रखते हैं
दुनिया की कोई डेस्टिनी नहीं जो आपको रोक सकती है, कोई ताकत नहीं है मतलब जो आपको सफल होने से रोक सके, बशर्ते आपका जुनून और दिशा सही होनी चाहिए। क्योंकि मेरा जुनून सही था, मेरा पागलपन सही था। जो घर वाले मुझे निकम्मा कहते थे, नकारा कहते थे, मास्टर ही तो है, घर वाले ताने, अरे इतने मेहनत करते हो, इतने ये किताबें भरी पड़ी हैं घर में, इतने कागज़ लिखे, इतनी अगर तुम अफसर में मेहनत करते हो तो अफसर बन जाते। हाँ जी। मैंने अफसर को तो 60 साल बाद भूल जाते लोग। चरण सिंह को तो जब तक उसकी किताबें रहेंगी और फिल्में रहेंगी ना तब तक वो याद करेंगे। नहीं सर, डेफिनेटली बहुत सारा काम आपका देखा है लोगों ने और काफ़ी लोग प्रेरित कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, जब पटाखा आपने लिखी और जब उसको पहली बार स्क्रीन पे देखा तो क्या फीलिंग थी आपकी? देखो लखन जी, बात ये है कि पटाखा लिखते वक्त जब 2018 में ये शुरू हो रही थी, हाँ जी। तो एक छोटी सी कहानी को बड़े स्तर पे 110 पन्ने में लिखा गया था। हाँ जी। जिसको अपन हमारे यहाँ, मुझे पता नहीं आपके यहाँ, लेकिन मैं मेरी बात करूँगा। हाँ जी। मैं स्क्रीन प्ले में और स्क्रिप्ट में फ़र्क समझता हूँ, हाँ, वो फ़र्क है ही सर उसमें। है ना। बहुत से उसी स्क्रिप्ट को स्क्रीन प्ले कह देते हैं, स्क्रीन प्ले को स्क्रिप्ट कह देते हैं। मैं कहता हूँ दोनों फ़र्क है। मतलब शॉर्ट स्टोरी पे शॉर्ट फिल्म ही बन सकती है, वो बड़ी आप 2-2.5 घंटे की फिल्म तो बना नहीं सकते ना उसमें। हाँ जी। तो हमने एक रोड मैप बनाया, विशाल जी ने मुंबई बुलाया मेरे को, और वहाँ हमने बैठ के एक रोड मैप बनाया कि हमारी कहानी यहाँ से शुरू होगी। हाँ जी। वो मैप इस तरह से बनाया था, ऐसा नहीं बड़े बड़े पॉइंट लिखे हमने, एक एक लाइन के पॉइंट लिखे। वो 17-18 पॉइंट लिख लिए बस खाली, कि अपनी कहानी यहाँ से शुरू होगी और अपनी कहानी एंड तक जो पॉइंट है इस पर ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी। अब इसके ये 16 पॉइंटों के बीच में ही अपनी कहानी है, मतलब इससे इधर इधर नहीं है। बाकी जो बनेगा ये हमारे सामने जब आएगी तो वो 16 पॉइंट ही 110 पन्ने में लिखे जा सके। हाँ, लिखे जा। तो वो स्क्रिप्ट थी। तो मैं गांव आ गया लेके उन 16 जो पॉइंट थे उनका, आपके पास 1 महीना का वक्त था, आप लिख दीजिए। मैंने कहा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो लिख दिए मैंने। अब मैं लिख के और उनको सेंड करता, वो मेरे को तुरंत स्क्रीन प्ले लिख के सेंड करते। 10 पन्ने भेजे तो 10 पन्ने पे ही वो भेजते, स्क्रीन प्ले लिख देते। हाँ, कि भाई मैं सही चल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं सही चल रहा हूँ। मतलब एक दूसरे को टैली करते हैं कि संवाद भाषा जब पूरा हो गया तो फिर उन्होंने बुलाया। मतलब अच्छा, जब स्क्रिप्ट और स्क्रीन पे दोनों कंप्लीट हो गए फिर वो रीडिंग हुई, मतलब कलाकारों के साथ में। तो ये बनने के दौरान 1-1.5 साल लग जाता, क्योंकि जो मेकिंग होती है ना, और उसको तय हुआ था कि रोंसी में ही शूट होगी। आपके गांव में शूट होगी? हाँ, क्योंकि हमारे गांव में ही उन लड़कियों की वर्कशॉप हुई थी, सानिया मल्होत्रा और राधिका मदान दोनों की 7 दिन सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक उनकी वर्कशॉप भी हमारे घर पे हुई थी। मतलब अच्छा, है ना, महावीर जी शाम को जाती थी 11 बजे। अब दोनों ही बेहतरीन काम कर रही है। हाँ, वहीं से वो उस फिल्म में भी काफ़ी अच्छा किरदार निभाया है। हाँ, और भाई जब हमने भाषा पे काम किया था ना, हाँ जी। और वो खेतों में काम करने जाती थी, उन्होंने वो काम किया जो गांव की औरतें काम करती अपने घर। अच्छा, वो वर्कशॉप के दौरान उन्होंने वो सारे काम किए। मतलब उन्होंने गोबर उठाना, कंडे थापना, चूल्हा जलाना, रोटी करना, झाड़ू बुहारी, कुएं से पानी लाना, चारा काटना, वो सारे काम किए उन्होंने। और वो भाषा सीखना 1-2 घंटे का लेसन होता था भाषा का, कि उस हरियाणवी टच को कैसे निकाला जाए। जो क्योंकि वो राधिका मदान तो वो करके आई थी ना, वो नहीं, वो सानिया मल्होत्रा दंगल करके आई थी ना, तो उसकी जुबान पे थोड़ा सा हरियाणवी टच आता। हमारी भाषा है जो जगरोटी कहलाती है। अच्छा, है ना, उसमें थोड़ी सी ये चंबल वाली भाषा मिली हुई है थोड़ी सी, है ना। अरे खा जा रहा हो, का कर रहा हो भैया, का खा रहा है ना। तो अब ये थोड़ा सा अगर आप एक मात्रा भी ऊंचा नीचे कर दो ना तो हरियाणा की तरफ शिफ्ट हो जाएगी ये। हाँ, हैं, तो वो उस पर 7 दिन मेहनत की। और चूँकि ये एक अलग किस्सा है कि मेरी जब 19 में मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई थी, जिस दिन इसका वो होने वाला था वहाँ पे मुंबई, क्या कहते हैं यार, मैं भूल गया उस शब्द को, प्रीमियर पे। तो प्रीमियर में मेरे को जाना था और मेरा टिकट आने वाला था
और जब रेखा जी ने मेरे से बोला कि पथिक जी टिकट करवा रही हूँ मैं आपका, हाँ जी। है ना, सुबह विशाल जी का फ़ोन आया कि शाम को आपको रेखा जी फ़ोन करेंगी, तो आप टिकट के बारे में कंफर्म कर लीजिएगा उनसे, मतलब। तो रेखा जी का फ़ोन आया शाम को, तो मैंने कहा मेरा टिकट मत करवाइए आप। अच्छा, उसी टाइम वो मेरे छोटे छोटे भाई की डेथ हो गई थी। कोई कारणवश? वो कमांडेंट से, तो थोड़ी ये जो हार्ट अच्छा अच्छा। की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं प्रीमियर में तो जा नहीं सका। बहरहाल मैं जब, चूँकि 13 दिन तक तो कहीं जा ही नहीं सकते घर से, हाँ जी। पटाखा रिलीज हो चुकी थी, वो जो एक खुशी होती है ना, वो काफूर हो चुकी थी हमारी, मतलब वो कपूर की तरह उड़ चुकी थी, मतलब। मैं आया भाई 15 दिन बाद जयपुर, और ये अपना विल्टेड पार्क, हाँ, ये डब्लू क्या है यार, WTP। WTP में तलवार जी ने कहा 15 दिन हो गया, आजा खैर फिल्म तो देखने लग रही है, अभी तेरी फिल्म चल रही है इसमें, WTP में चल रही है। तो मैंने कहा मैं इस तारीख को आ रहा हूँ। मैं उस दिन आया तो फिर हमारी, मतलब उसको इस तरह कि हमारी पूरी बिरादरी, जो हमारे पत्रकार लेखक, हाँ जी हाँ जी। कोई 30 आदमी अच्छा, फिर दोबारा आए देखने के लिए। सब देखने गए फिर? हाँ, कोई पथिक जी के साथ तो देखने ना। और रेस्पॉन्स तो ऐसा था कि हमारे लोकेश कुमार साहिल जी बड़े शायर हैं, तो साहिल जी ने इंटरवल के बाद में ही जैसे ही फिल्म समाप्त होने को थी ना, तो उन्होंने खड़े होकर चिल्ला के कह दिया कि भाई राइटर यहीं बैठे हैं फिल्म के। अच्छा। तो हॉल तो भरा हुआ था पूरा। हाँ हाँ। तो लोग चिल्ला पड़े, लोगों ने कहा बाहर निकालो, बाहर निकालो। वो मंच पे आए, मैंने कहा भाई ये फिल्म तो समाप्त होने दो, मंच पे तो आ जाएंगे। तो देखो एक जश्न होता है, एक खुशी होती है, और नहीं, काफी फिल्म को बहुत प्यार मिला था उस बहुत समय। प्यार। देखो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर 15 दिन जयपुर में टिकी रही ना वो, और उस टाइम जैसा भी है, एक मेरे लिए एक बड़ा इसलिए भी कि भाई मैं बिना स्ट्रगल का आदमी था, मेरा स्ट्रगल अलग तरह का था, अलग तरह का आपका वो जीवन लोगों को रही है। नज़र नहीं आया, मतलब, है ना। देखो एक तो चीज़ें होती हैं कि मुझे तो मान लो आप यूँ कह दोगे सर आपको तो, आपकी तो खाटे उठा के वहाँ ले गई मुंबई, सोते सोते आपको वहाँ ले गए, है बट ना, सर ये वो कह सकते स्ट्रगल हैं। आपका पहले जो आपने किया, इतने साल से राइटिंग करे, इतना लेकिन मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत लेखन कर कर रहे रहे हैं हैं। सर, और मेरा पहला जो प्यार था ना, आपके कई वो होती हैं, लेयर्स होती हैं। हाँ जी। मेरा पहला प्यार ही सिनेमा था, फिर क्रिकेट था, 3rd नंबर पे ये था सर, राइटिंग। और जो तीसरा ऑप्शन खुला ना, उसने पूरे फिर ऑप्शन खोल दिए, मतलब राइटिंग में। जो मैंने कहा अब ये मेरी दाता और विधाता और मेरी किस्मत यही है, जहाँ मैंने बहुत जी जान से वो कहानियाँ लिखी जिन्होंने आम हिंदी पट्टी, जो हमारी हिंदी पट्टी है हिंदुस्तान की, उसमें उन कहानियों ने जगह बनाई, और किताबों लोगों ने सराही, और एक सिलसिला शुरू हो गया। ये तो आपने जनता की बात बताई, लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जब फिल्म को देखा। मैं अब ये सवाल ऐसा सवाल है भाई, कि ये सवाल बहुत पुराना सवाल है, और बड़ा उलझा हुआ सवाल है कि भाई एक लेखक अपनी कहानी को पर्दे पे देखता है तो कैसा महसूस करता है, या वो संतुष्ट है कि नहीं डायरेक्टर ने जो उसको बना के दिया। क्योंकि दोनों के व्याकरण में फ़र्क है, इसलिए आपको ये अंतर है ना, या तो कबूल करना पड़ेगा कि सिनेमा की भाषा अलग है, भाषा अलग है ना, लेखन की भाषा अलग है, उसका व्याकरण अलग है भाई। मैंने कहानी तो कागज़ पे कही है ना। हाँ जी। अब डायरेक्टर का वो विजन है कि वो उस कागज़ पे जो कहानी है उसको उसे पर्दे पे बताना है, और पर्दे पे उसको बहुत सारी चीज़ों, मुझे तो खाली पाठक ही दिख रहा है। हाँ जी। समझ में आ रही है ना, मैं तो कहानी लिख रहा हूँ, मुझे तो पाठक दिख रहा है, पढ़ने वाला। डायरेक्टर को बहुत सारी दुनिया दिख रही होती है, बहुत सारे डायरेक्टर को फाइनेंसर भी दिख रहा होता है ना। डायरेक्टर को वो सिनेमा का वो जो एक चलन है ना, हाँ जी, जो उसके ऊपर एक प्रेशर है, बाजार दिख रहा होता है, व्यवसाय दिख रहा होता है ना, वो बात कह पा रहा है, ये भी दिख रहा होता है उसको कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, मैं और उसको सही कितने ढंग समय से, में पहुंच रही है। हाँ, मतलब सही ढंग से उसको मैंने प्रस्तुत किया नहीं किया। वो उसको ये भी डर रहता है कि यार बेचारे कहानीकार की गर्दन तो नहीं उड़ा दी मैंने, है ना, कि कहीं कहानी गायब कर दी, हड्डी वड्डी भी नहीं छोड़ी मैंने, मतलब, और कहानी कुछ सिर कुछ बना के मैंने पेश कर दिया। बहुत सारे उसके ऊपर दबाव रहते हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि विशाल जी
से जो मेरी बात हुई कि सर एक तो मेरा लोकेल ख़त्म मत करना, जिस लोकेल की कहानी है वही लोकेल फिल्म की पर्दे पर आना चाहिए, पर्दे पर वही दिखना चाहिए, वही पोशाक दिखनी चाहिए, वही वही गांव की भाषा मिट्टी दिखनी दिखनी चाहिए, चाहिए, गांव है के ना? गाँव की संस्कार मिट्टी दिखने दिखनी चाहिए। आप नकली गांव बना के प्लीज़ इसको शूट मत करिए। हाँ जी। मैंने कहा पति जी आपके गाँव में शूट करूँगा यार, है ना? बहरहाल गर्मी इतनी हुई थी जो माउंट आबू के गाँव में शूट हुई, हाँ हाँ। है ना? मैं गया, ऐसा नहीं है मैं अपनी जगह, मेरा बच्चा 10 दिन रह के आया उसी गाँव में, मैं भी, मैं और मेरी पत्नी भी 4 दिन रुक के आए थे उस गाँव में जहाँ शूट हुआ था। तो चीज़ें, और हम जो ड्रेस यहाँ पहनी जाती है हमारे पूर्वी राजस्थान में, जो बोली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है ना? जो फोक पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है, एक तेरो बलमा एक मेरो बलमा, है ना? तो ऐसा नहीं है, विशाल जी ने उस कहानी के साथ में पूरा न्याय किया। ये थोड़ा सा जो यंग लड़के हैं उनको समझना पड़ेगा हाँ, ये मैसेज कि जरूरी है। सिनेमैटिक चेंज हर कहानी में करना ही पड़ेगा आपको, कुछ चीज़ें घटानी पड़ेंगी जो हमें अनावश्यक लगती हैं, जो हमारे सिनेमैटिक काम की नहीं है, उस कहानी में से अलग करनी पड़ेगी, जो कितनी ही मूल्यवान हो लिटरेरी दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से हो सकता है वो ज़्यादा मूल्यवान हो, लेकिन सिनेमा की दृष्टि से उनका पर्दे पे इतना महत्व नहीं आएगा। तो हमें कुछ चीज़ें जोड़नी भी पड़ेंगी, कुछ नए किरदार गढ़ने पड़ेंगे, नई घटनाएं जोड़नी पड़ेंगी, और इस तरह से जोड़नी पड़ेंगी, गढ़ने पड़ेंगी वो चीज़ें कि आपको पैबंद ना लगे, मतलब वो इस तरह एक में एक करके। नहीं, विशाल जी और बहुत बेहतरीन सिनेमा दिखाते हैं, और मेरी खुद की इच्छा है उनके साथ काम करने की एक बार। और विशाल जी डाउन टू अर्थ हैं, विशाल जी। हाँ जी। जो मैं, हो सकता है हर आदमी का हर के साथ किसी का अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, विशाल जी के साथ हो सकता है औरों के अनुभव अलग हों, किसी के जिन्होंने उनके साथ काम किया है या उन्होंने 1000 बार काम किया हो, बहुतों ने 1-2 बार काम किया हो। मैं तो उनसे 2012 में तो मिला ही मिला सबसे पहले। हाँ जी। फिल्म के दौरान कई बार तो मिलते रहते थे फिल्म में, तो मतलब शूटिंग के टाइम पे, उस पे टाइम पे मुंबई आते जाते रहते थे। और 2020 में भी मिला मैं जे लखनऊ से। अच्छा, 2020 का जो 20 में लॉकडाउन के बाद या पहले लॉकडाउन से पहले, जैसे जनवरी में? लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन से पहले, है ना? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल था, तो हमारा शो ही इस पे था, पटाखा पे। अच्छा। 2 महीनों पे ही स्पेशल सत्र था जेएलएफ में। तो वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं। अब भी मेरी उनसे राम राम होती है, ऐसा नहीं है कि मैं राम राम करूँ और वो ठीक है, वो अगर बिजी हैं, वरना तो हाथ का देने तो करते ज़रूर हैं। और एक चीज़ में चलते चलते आपको यही बता दूँ कि अभी पिछली साल की बात है। अच्छा। पिछली साल, चूँकि मैं उन चीज़ों में विश्वास करता हूँ कि जो अच्छे आदमी हैं उनकी आप सोहबत करिए, मतलब है। तो विशाल जी ने कहा यार वो फिरने वालियाँ दे दो, मैं बना देता हूँ उसको। अच्छा। मैंने कहा सर आप 15 दिन लेट हो गए। अब ये आदमी तभी कह सकता है ना जब आपका दिल साफ हो, उनका दिल साफ है। 15 दिन कैसे लेट हो गया भाई? मैं सर मैं उसके पैसे ले चुका, किसी को दे चुका। अच्छा, वह कहानी आपने पहले किसी को दे दी? हाँ, मैं वो फिल्म तो बन ही गई, अच्छा। है ना? अब बनाने वाले ने कैसे बनाई वो बात अलग है, लेकिन भाई मैं मान ले लखन से मैं आपसे मैंने कमिटमेंट कर लिया, वायदा कर लिया, पैसे भी ले लिए, और फिर मैं को मुकर जाऊं तो आपके अंदर तो ये छवि बनेगी नहीं मेरी एक दूसरी। यार मैं शुरुआत करना चाह रहा था, या मैं इनकी कहानी पर काम करना चाह रहा था, और ये बताओ ये पता नहीं किस लोभ में या विशाल जी के कहने से मुझे दी। तो मैंने कहा सर ये उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं प्रतीक जी, अब अपनी तो दुनिया है, अपन तो फिर कोई और कहानी पे कर लेंगे काम, क्या दिक्कत है? कोई ऐसी बनेगी डेस्टिनी, करते रहेंगे, आप चिंता मत करो। नहीं, बढ़िया ये जी। तो एक और आपकी फिल्म है कसाई, उसका एक्सपीरियंस आप मुझे थोड़ा सा शेयर कीजिए। कैसे? कसाई तो देखो, कसाई हर आदमी के अंदर एक कसाई होता है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर, सब वो, और कब जाग जाता है, और अगर उसमें पॉलिटिक्स मिला दी जाए तो और भी खतरनाक हो जाता है वो कसाई इंसान में। तो कसाई में रवि झांकल जी थे, मीता वशिष्ठ थी, वो सारे एनएसडीएन थे उसमें। हाँ जी। है ना? मीता वशिष्ठ, रवि झांकल, अशोक माठिया जी और वीके शर्मा जी, ये 4 आदमी तो एनएसडी से ही थे उसमें। मयूर मोरे जो अभी अच्छा काम कर रहे हैं, काम कर रहा है, ऋचा मीना
जो भी उसकी भी कोई अच्छी फिल्म आई बताई, उसमें गुजराती में छल्लो सो या पता नहीं कौन सी एक फिल्म आई थी उनकी, और कुछ जयपुर के कलाकार थे, और उसको लेके का गांव में जब शूट होती है ना फिल्में, मतलब तो बहुत मुश्किल आती है। मतलब हमारे गांव में 2 फिल्में शूट हुई, एक तो कसाई और एक मूसो। अच्छा। तो उसकी मुश्किलें हम ही जानते हैं। मतलब बहुत से तो ये कि कभी कभी आपको लगता है ना कि यार ये कसाई हमारी कहानी है, गांव में लगता है ना कहानी तो किसी न किसी की मैच खाई जाती है ना, खुदा खाती न गांव में खास्ता। इतनी सारी कहानियां ऑलरेडी अपने इतने सारे लोग हैं गाँव में, आप ये थोड़े व्यक्ति या टारगेट करके थोड़ी कहानी लिखी जाती है, मतलब नहीं लिखी जाती इस तरह। अब थोड़ा बहुत मैच कर गया, नहीं पथिक जी को जेल जाना पड़ेगा, केस कर रहे हैं। मैंने भाई अच्छा। क्यों जाना पड़ेगा मेरे को जेल, भाई ये बताओ कि हमारी कहानी कह दी। अरे तेरी कहानी कहाँ भैया, ये तो खाप पंचायत की कहानी है भैया, ऑनर किलिंग की कहानी है। मैंने कहा ये तो एक बाप अपने बेटे को मार देता है प्यार में चुनाव की वजह से, तो ऑनर किलिंग की कहानी है, मतलब वो हाँ प्रेम जी। करता है किसी से। तो तुम्हारी कहानी कहाँ, तुम्हारे घर में ऐसा कांड हुआ है इस मतलब तुम तो बेकार आदमी हो। और एक क्लिप वायरल कर दी, तो आप जानते हैं कि हमारा जो समाज है गुजर समाज, तो वो बहुत उस तरह से है कि सर देखो हमारा जो उद्देश्य है, इस बहाने से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ मतलब जी, कसाई के बहाने बताइए से, बताइए। मतलब कि आप अपना कल्चर ना छोड़ें। मतलब कल्चर का मतलब मैं उन लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरी भाषा, मैं ये कहता हूँ भैया मैं भी राजस्थान का हूँ यार, आप मेरे को राजस्थानी क्यों नहीं मानते? शेखावाटी मारवाड़ी वाले कहते हैं आप राजस्थानी नहीं हो। हाँ, अलग अलग क्यों बांट दिया गया है? हाँ नहीं, आप वही नहीं राजस्थानी बोलते, नहीं राजस्थानी। अरे तो मैं कौन सी बोली बोलता हूँ यार, मैं अरबी बोलता हूँ, फारसी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? अरे खा जा रहा हो, क्या कर रहा हो भैया तू? ये आजा यार, ले बैठ यहाँ, ए यहाँ बैठ जा यार, ले कर लेंगे, पीछे आ जा यार। थोड़ा हिंदी का अगर मेरी भाषा में पुटर खा जा रहा हो तो भाई ये कौन सी भाषा, हमारी जगरोटी माड़ की भाषा है, ये भाषा खा जाएगी यार, ये मेवात खा जाएगा फिर, ये पूरी राजस्थान खा कौन सी कुआं में गिरेगा फिर? तो हमारी शर्त ये थी, मेरी हर पिक्चर की शर्त ये रहती है, सब डायरेक्टर कोई हो, मेरी भाषा में मेरी फिल्म बनेगी, मेरी बोली में मेरी फिल्म बनेगी, है ना। कल्चर वहाँ का ही होगा, है ना, एक ही कल्चर देखते देखते प्रॉपर, ताकि लगे हमारा राजस्थान रंगीला है। नहीं, वो आपका एक प्रोत्साहन भी है कि नहीं हम इस कल्चर को आगे ले जा रहे हैं, चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। भाई क्यों नहीं, मतलब एक क्या वही है क्या, थार ही थार है क्या है? थार नहीं है यार, देखो और भी है कुछ। थार के अंदर आप गंगापुर को खाने जाओगे भाई, आप सवाई माधोपुर को खाने जाओगे यार, आप धौलपुर करौली को खाने जाओगे, भरतपुर को खा जाके बेचोगे यार, ये खा जाएंगे बेचारे, टोंक खा जाएगा, डोसा खा जाएगा यार, मेरे को बताओ तो सही। और सबका ही कल्चर हाँ, कल्चर है और राजस्थान उसको मिला के मिला बना के, है। इसलिए तो रंगीला राजस्थान है भाई। तुम तो एक ही रंग प्रस्तुत कर रहे हो, रंगीला प्रस्तुत कर ही नहीं रहे ना। रंगीला इसलिए कि उसकी विविध रंग है भाई। तो हमारी कोशिश रहती है कि सारे रंग मिलने चाहिए। हाँ जी। और गांव, वो गांव दिखाओ ना आप जो ओरिजिनल गांव है यार, हैं? आप क्यों मतलब वो चीज़ें दिखा रहे हो? ये दुर्ग हवेली बहुत देख ली दुनिया ने यार, वो सभी एक होगी माइंडसेट देखते बन देखते। गया, प्रोटोटाइप बन गया लोगों के दिमाग में कि नहीं ऐसा ही होगा एक। हाँ, एक मौका दे रहे हैं आप, कहानी दिखाइए, ओरिजिनल कहानी दिखाइए सर। हमने कसाई में वो कहानी दिखाई, हमने मतलब भवानी हो या अभी हमारी चक्का जाम है 28 नवंबर को, अच्छा। इस पर स्टेज OTT के लिए, है ना। उससे पहले स्टेज के लिए मैं आटा साटा भी लिखी थी मैंने, हाँ। है ना। और भवानी भी आटा साटा के लिए हमने लिखी थी, लाठी भी हमने बनाई थी। और अभी मैं महापंचायत का हमारा चल रहा है कुछ, है ना, स्टेज के साथ में, क्योंकि राजस्थान वाले कहाँ जाएंगे भाई, ये मेरे को बताऊँगा। मुंबई आपका कठिन सफल होता है ना। मेरे बहुत से हमारे युवा काम कर रहे हैं, टिक रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सीखे, राजस्थान में बहुत संभावना, आप अच्छा काम करेंगे तो क्यों नहीं है यार। मुश्किलें तो हर जगह है, देखो भाई, आप देखो। घबराते हैं ना तो उससे तो पार पड़ने वाली नहीं है। इसी से मुझे याद आया, मुश्किलों का सामना करा आपने, और एक आपकी फिल्म है बक्कड़ को आपका नवजोत कथा सम्मान मिला। बक्खड़ एक कहानी है जिसमें, ये मेरी पहली कहानी, पहली कहानी मैंने, जब मैं कहानी लिखने लगा, हाँ जी। उससे पहले मैं कविताएं लिखता था, तो वो सब जगह छपती थी, मतलब नवज्योति, राजस्थानी पत्रिका, हाँ जी। राष्ट्रीय सहारा, सब जगह छपती थी। तो बक्खड़ मेरी पहली कहानी थी जिसको 98 में नवज्योति कथा सम्मान मिला था। हाँ। और वो बहुत बड़ा पुरस्कार था, मतलब 500 कहानी आई थी पूरे राजस्थान में से। वो बक्खड़ उसको कहते हैं जो अपनी माँ के साथ आता है बेटा, अच्छा।
माँ के साथ, जैसे मान लो मैं कोई औरत लाऊं और उसके साथ एक बेटा है, अच्छा। वो बक्खड़ कहलाता है। वो मेरे अंश से तो पैदा नहीं है, वो तो दूसरे के अंश से पैदा है। तो सबसे पहले हम इसी पे विशाल जी को, यही विशाल जी ने कहानी तो पढ़ी, 2 बहनें अच्छा। हंसे तो उस पर, लेकिन उन्होंने जब बक्खड़ पढ़ी तो उन्होंने कहा यार वो मुझे रुला गई कहानी, मेरे आंसू आ गए थे उसमें, यार मैं उसको बनाऊंगा आमिर खान को लेके। ये हम बात कर रहे हैं ऐसे, मतलब ऑफ द कैमरा आप लोग बात कर रहे हैं, हाँ, आपस की मीटिंग जैसे अपन बात कर रहे हैं, जनरल बात करते हैं। हाँ कि यार ये कहानी ऐसी है यार, ये मेरे कलेजे को चीर गई मतलब। अच्छा। फिर उनको लगा यार, चूँकि कई चीज़ें होती हैं ना, मतलब आपके दिमाग में, उन्होंने उनकी एक फिल्म आई थी उस दौरान जो थोड़ी अच्छी चली नहीं है, रंगून। हाँ, और उसमें काफ़ी पैसा वेस्ट हो गया था, वो चली नहीं बिल्कुल, हाँ जी। मतलब वो एक तरह से डिजास्टर हो गई थी। तो एक होता भाई, बाजार तो तोड़ देता है ना आदमी को, वो कि सपने क्या करने वाला होता है वो। एक फिल्म के पीछे काफी मेहनत होती है, वो बहुत फ्लॉप और मेहनत हिट होती वो है। अलग चीज है, बट एक फिल्म बनाने का प्रोसेस जैसे अपन जानते ही हैं, आपने भी बिल्कुल, पटाखा में बिल्कुल। काम किया, तो एक प्रोसेस बहुत बहुत कुछ आपको देना पड़ता है उस प्रोसेस को। और उसके ऊपर आपकी उम्मीदें टिकी रहती है ना, हाँ आपके जी, सपने टिके रहते हैं, सपने टिके आपका रहते हैं। भविष्य टिका रहता है कि यार मैं आगे अगर ये ऐसे करेगी तो मैं आगे फिर ये चीज़ें करूँगा, मतलब हाँ, आपके तो दिमाग में वो सीढ़ियाँ चलती रहती सीढ़ियाँ हैं। चलती रहती हैं, है ना। तो वो उनके साथ हुआ, फिर एक वक्त लगता है ना उभरने में आदमी हाँ को, जी, हाँ जी। फिर उनका चलो लो बजट ही बनाते हैं। मैं आपसे, मेरा ये अगला सवाल यही था कि आपका क्रिएटिव प्रोसेस, लिखने का जो सिलसिला है, इसका क्या एक रूटीन है? कैसे आप लिखते हैं, कैसे किरदार बनाते हैं? पहले आप नाम सोचते हैं कि पहले आप किरदार लिखते हैं? नहीं, मैं एक अपनी बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ हाँ जी। कि एक एक कथा लेखक चोर होता है, अच्छा। मतलब एक और होना चाहिए, उसे चोर होना चाहिए। हाँ जी। हाँ, एक कहानी लिखने वाले को सबसे उस चोरी का उस्ताद होना चाहिए, मतलब वो किस मायने में होना चाहिए, हाँ जी। ये कह रहा हूँ। इस मायने में होना चाहिए कि आपसे मैंने क्या चुरा लिया, आपके बैठने का अंदाज, चलने का अंदाज, आपकी आँखों का अंदाज, आपके हाथ का अंदाज, ये मैंने चुरा लिया किसी से। किसी कोई औरत है, कैसे बात करे, हाथ अच्छा के, कभी कोई तो यूँ करती है, आज की भाषा में हाँ, ऑब्जर्वेशन कोई कहते हैं उसे। भंगिमा हाँ। कैसी होती है, हाथ कोई बैठने का स्टाइल कैसे होता है, कोई कौन से सुर को ऊंचा रखती है, कौन से सुर पे वो डाउन होती है, मतलब है ना। तो इसको अपन कहते हैं ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन, हाँ। है ना। तो मैं कुछ कहानियों को उदाहरण दे के, क्योंकि बिना उदाहरण की बात करना वो आपके समझने में थोड़ी आसान रहती है, उदाहरण देते हैं। तो मैं जब 2 बहनें लिख रहा था, तो चूँकि एक तो मेरे बड़े भाई साहब की पत्नी थी, एक मेरे छोटे भाई की पत्नी थी, उन्हीं दोनों की कहानी है वो। तो एक डर तो रहता है घर के उनके ऊपर कहानी लिख रहे हैं और कहीं पता चल गया तो एक क्या पता ये भी हमसे लड़ाई कर लें। लेकिन आपको उनको, वो कहती थी, वो दोनों जब लड़ती थी, मैं कभी भी औरतों के बीच में इंटरफेयर नहीं करता। अगर मेरी पत्नी भी अपनी देवरानी जेठानी से लड़ रही है ना, वो है ना, तो मैं ये नहीं करता तू चुप रह जा ना, तू लड़ यार। मतलब ये क्या कहती हैं आखिर में, वो लड़ने वाली नहीं है, एक दूसरे को खोपड़े फोड़ने वाली तो है नहीं है। 2 मिनट वो संवाद की लड़ाई है। संवाद की लड़ाई है, आधे घंटा चुप हो जाएंगे, लेकिन आधे घंटे में वो ओरिजिनल ऐसे संवाद निकलेंगे जो दुनिया में कहीं आपको मिल ही नहीं सकते। वो नेचुरल और वो सब वो चीजें। नेचुरल है। या आप 2 बड़े बूढ़े बात कर रहे हैं उनके सुख दुख की, आप बीच में बैठा हो यार उनके में यार, वो क्या बात करेंगे यार। वो न तो एकेडमिक भाषा बोल रहे बेचारे, न कोई रटाई संवाद बोल रहे जो कोई इन्हें रटा रखें, वो भाषा बोलेंगे तो जिंदगी वहाँ से आती है कहानियों में। और प्रोसेस वही होता है भाई, घटना तो एक बीज होती है, मतलब एक छोटी इर्द गिर्द उसके ताना वाना बना जाता है। करेक्टर अगर मैं कहूँ कि यार मैं कोई गांव का करेक्टर खड़ा कर रहा हूँ और उसके दिमाग में ये चीज़ें, यहाँ की शहर की ये चीज़ें, ये उसकी भाषा ऐसे बोल दूँ तो यार वो करेंगे भाई नकली करेक्टर है, नकली कैरेक्टर, दिखावटी है ना। ये लेखन ही झूठा है, ये लेखक झूठा और उसका लेखन झूठा। तो इससे आप जो है ना वो लिखिए, ये मत डरिए कि कौन क्या कहेगा यार, मैं मेरे गली मोहल्ले की बात रखूँगा या मेरे गांव, क्योंकि लोकल ही ग्लोबल है आजकल। अगर लोकल ही आपने लिख दिया ना, आप तो पूरा विश्व एक गांव है। अपन कहते हैं ना, मतलब ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ, मतलब तो वह पूरा विश्व एक गांव है, मतलब। तो जब आप लोकल को इस तरह लिखोगे ना, लखन जी, एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि आज भी आंसू का दर्द, वो आंसू का स्वाद हजारों साल से खारा ही खारा है।
बदला क्या? नहीं बदला। ये तुम्हारे इंटरनेट सब बदल गया ना। चिट्ठियों से ज़माना एक मेल की टिक पे आ गया, लेकिन आंसू का स्वाद नहीं बदला। नहीं बदला सर। 1000 साल पहले किसी के पैर में कांटा चुभा होगा, उसको वही दर्द होगा जो आज भी मेरे पैर में चुभ के होता है। तो दर्द की परिभाषा नहीं बदली। ये सर बहुत सीसा बड़ी नहीं बात बदला। है सोचने वाली। ये तो अब होता ही 1000 साल पहले भी होता था यार। ये विज्ञान की जो तरक्की वो अलग छोड़ दी। तो जब इसका मतलब है संवेदनाएं लेखक ने नहीं पकड़ी। संवेदनाएं, ये संवेदित है जो दर्द होता है। तो संवेदना मतलब हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, ये संवेदना भावनाएं। तो सर आप संवेदनशील होइए और संवाद बनाए रखिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है कायांतरण। समझ रहे ना? मतलब एक काया से दूसरी काया में घुस जाना, चाहे जड़ हो या चेतन हो। आप देखेंगे कि बहुत सी कहानियों में मोर भी बोल रही है, तोता बोल रहा है, पेड़ भी बोल रहा है। बोलता है ना? बोलता है ना? और आदमी बात कर रहा है पेड़ से, है ना? वो चींटा भी, मेरे एक कहानी पीपल की फूल, उसमें सारे लोग बात करते हैं। उसमें चींटा भी है, उसके अंदर कमेड़ी भी बैठी है, मोर भी बैठा है, कबूतर भी बैठा है, चिड़ियाँ बैठी हैं, वो पीपल भी बात कर रहा है उनसे। तो आप जब करोगे, आपका जो साइकोलॉजिकल पक्ष है ना, मनोवैज्ञानिक पक्ष इतना एक मजबूत होना चाहिए, और आपके अंदर आवाजाही इतनी तेज होनी चाहिए कि आप 1 सेकंड के लाखों हिस्से में उसमें घुस जाएं और उससे निकल के इसमें आ जाएं। तब आप किरदार को पकड़ पाते हैं सर। एक किरदार तब आपकी पकड़ में आता है, तब वो फिर कहानी में बदलता है किरदारों को लेकर। हाँ, तब वो कहानी पकड़ में आता है ना। किरदार पकड़ में आ गया, फिर वो कहानी अपना आपको किरदार ही आपका हाथ पकड़ लेगा। सर चलिए, मैं चल रहा हूँ ना आपके आगे, मैं अपनी जर्नी दिखाता हूँ। हाँ, दिखाता हूँ, मैं चल रहा हूँ ना आगे, है ना? ये वही बदमाशी करने लग जाएंगे किरदार ही। सर जब किरदारों की बात हो रही है तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आप जो राइटिंग करते हैं, तो कभी आप जब आपके सामने शूट हो रहा हो, डायरेक्टर कुछ और कह रहा हो, आप कहते नहीं मेरा किरदार तो मैंने ये लिखा था, वो डायरेक्टर उसको कुछ और बता रहा हो, उस समय आप कैसे चीज़ों को, सिचुएशन को टैकल करते हैं? देखो, ये हमारी स्थिति आई थी पटाखा के टाइम पे। पटाखा के टाइम एक स्थिति आई थी कि जो किरदार सानिया मल्होत्रा ने निभाया था, उसको बीमारी होनी थी। अच्छा। वो बीमार हो जाती है, मतलब वहाँ मिलिट्री में जाती है, वो अपने पति के पास में, वो बीमार हो जाती है। तो बीमारी, मैंने कहा भाई अंधी होगी, ठीक है। विशाल जी ने कहा नहीं यार, अंधी नहीं, इसको पागल बना दो। अच्छा। मैंने सर पागल बना दूंगा। तो मैंने उसको पागल बना दिया। अब अंधी के सीन अलग लिखवाएंगे यार, गलत है, सही है? नहीं, तो सही बात है। और पागल जब वहाँ मिलिट्री में रह रही है, पागलपन का वो है, तो यार पागलपन की तो हरकतें होंगी उसकी अलग तरह से होंगी। वो सिनेमा देखने जा रही है वगैरह, देखो मैं तो ये हूँ, मैं यहाँ भी बैठी हूँ, पर्दे पर भी एक्टिंग कर रही हूँ, और वहाँ ऐसे चल रहा है। विशाल जी ने कि नहीं यार किरदार, मतलब इसमें अगर मतलब उनको हो सकता है ना, डायरेक्टर दिमाग हो यार, पागलपन में तो इतने किरदार बढ़ेंगे, फिर एक लोकेशन भी बढ़ेगी, ये चीज़ होती है ना, दिमाग में होती है बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने कहा नहीं पागल भी रिंदा यार, मैंने तो भेज दिया पागल लिख के। वो उनके दिमाग में प्रोडक्शन और वो सब चल रहा है, दूसरा रोग लगा दो यार। अच्छा। दूसरा रोग क्या लगा उसको, कि दूसरा रोग लगा यार उसको, बोलो यार, अरे कि यार अपने वो नहीं आते ना गाँव में, क्या आते हैं क्या सर, पैरों में क्या आते हैं? मैंने सर वो तो बैंटे आते हैं, बैंटे। अच्छा। यार इसको बैंटे ला दो। तो मैंने सर बैंटे ला दी, पति से सेवा करवाई, पीढ़ियाँ भड़कती है ना बैंटे में एकदम। हाँ, वो पैर एकदम से हाँ, वो दरअसल होता तो विटामिन B12 की कमी सी, वो बैंटे जो आते हैं ना, वो है ना, D और B12 की कमी से आते हैं बैंटे, D3 B12 के जो। हाँ, ये इससे। तो मैंने कहा हॉस्पिटल जा, कह रहे उसको दुखेगी, उसकी वहीं तो माँ, तो वो तो ऐसे कही अपने पति से कही मेरे पैर में से मेरे तो दुख रहा है, ये दुख रहा है, यहाँ दर्द यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो मैंने वो लिख के भेज दिया। लेकिन यार लिखा तो बहुत अच्छा है आपने यार, ये पागल भी अच्छी बनाई, बैंट भी अच्छी बना दी, सीन तो अच्छे लिखे। अरे यार पति जी ऐसा करो, इसको अंधी रहने दो। तो फिर उनके सर ठीक है अंधी रहने दो। तो अब ये उनका, चूँकि भाई ये सिनेमा
मैं तो कहानी लिख रहा हूँ ना। मैं कहता नहीं सर, मैंने तो शुरुआत में ही अंधी बनाई थी, हाँ जी। आपने बेमतलब मेरे से इतनी मेहनत करवा दी, कभी पागल बनवा दी, कभी बैंड ला दिए। और ये दो आप कहने को तो दो चीज़ें, दो बीमारी हैं, लेकिन भाई इनमें तो 20 पन्ने भरे ना। पूरा वो चेंज हो गया उसके हाँ, बाद। पूरा सीनियर लिखना पड़ेगा वो तो, एक एक माइनर चीज़ लिखनी पड़ेगी ना आपको, है ना। अगर सड़क पर जा रही है, सड़क के आसपास क्या है, ये कौन जा रहा कौन आ रहा है, ये तो। लेकिन नहीं यार, अंधी ठीक है। मैंने सर देख लो, आप देख लो, मतलब आपको सूट वूट में दिक्कत नहीं होती, देख लो। नहीं, ये अपन को ईजी पड़ेगा, और ऐसे ही ठीक है ठीक है, फिर वो एकदम उसको नज़र आ जाता। मैंने ठीक है सर, ये कर लो। तो अगर मैं ये कह देता कि भाई नहीं सर, मैंने तो जो लिख दिया ना हाँ। वो हमारे अटल है, हम्म। तो ये गलत है। सिनेमा की भाषा में इसको गलत कहते हैं, मतलब। हाँ, अगर वो ऐसी चीज़ पढ़ते कि यार गांव को कोई आदमी है और वो कहते हैं यार इसको ये अंग्रेजी बोलेगा फटाफट फटाफट, तो मैं मना कर दूंगा, सर नहीं बोलेगा, बेचारा जिंदगी भर हल चलाया उसने, अंग्रेजी का वो ए भी नहीं जानता, उसके आसपास कहीं कोई बोलने वाला नहीं है, उसके परिवार में कोई बोलता नहीं है, और आप उसको बुला दो तो या तो आप उसकी कोई बैक हिस्ट्री घटोगे सर, बैक हिस्ट्री है ना, बैक आपने कहानी। अगर डाला है डायलॉग, मैंने देखा पटाखा में, तो वो अंग्रेजी डाली तो टूटी फूटी अंग्रेजी डाली है आपने हाँ, चलाकर, जिससे लगे कि गांव वाला कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है, और चूंकि वो तो मिलिट्री में रह के आई है ना, हाँ जी। है ना, और वो चूंकि जो बोलती है वो ऐसे बोलती हैं जो मतलब कोई सेंसलेस है। सेंसलेस, लेकिन वो मतलब एक दिख रही कोशिश करी कि वो हाँ, एक इंग्लिश को यूज करने का तरीका यूज, बताया और है। आजकल आप देख रहे हैं कि मतलब शब्द हैं हमारे अंग्रेजी के बहुत मिक्स हो चुके हैं, मतलब हिंदी में, है ना। तो कोई भी आदमी गांव से ये पिक्चर देखकर चल रहेगा, तो अब गांव का आदमी सिनेमा नहीं कहेगा, मतलब वो चाहे बिल्कुल अनपढ़ हो के पिक्चर देखे, पिक्चर देखे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, या फिल्म फिल्म बोलते यहाँ फिल्म। फिल्म है ना, पहले तो सलीमा ही बोले ले, और बोले सलीमा, सलीम। सनीमा नहीं बोले, सलीमा बोले, है अच्छा। ना। तो ये चीज़ें धीरे धीरे वक्त के साथ चेंज होती आ रही। बाकी चैलेंज हर जगह, डायरेक्टर क्या चाहता है, अगर वो ज़्यादा ही ये डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है सर, वो किरदार को कितना समझ पा रहा है, वो कहानी में कितना इन्वॉल्व है आपके साथ में। ये मैं बताऊं, अगर डायरेक्टर भी इतनी शिद्दत से इन्वॉल्व है कहानी में जितना लेखक है, तो सवाल ही नहीं गड़बड़ होने की कोई चीज़ की। आप 10 बार लिखाओगे, 10 बार आप राजी खुशी लिखोगे उसको। वो समझना आपने समझा विशाल सर का कि भाई हाँ इनका पर्सपेक्टिव क्या है, फिर आप हाँ, उन्होंने आपका समझा, फिर वो चीजें, बिल्कुल बिल्कुल तभी वो फिल्म निकल पाई। निकल एक पाई। और फिल्म के आपने डायलॉग लिखे थे, ये मैं मूसो 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 दीपांकर ने डायरेक्ट की थी, जिसमें यशपाल शर्मा और प्रगीत पंडित, राजेंद्र काला, विजेंद्र काला, राजेंद्र गुप्ता, ये तो मूसो उस भाषा में लिखी गई थी, पहले तो हिंदी में लिखी गई थी वो। अच्छा। उसके डायलॉग तो उनका हाँ। उनके विनोद जी थे, विनोद कुमार उनके जो वो थे, वो प्रोड्यूसर अच्छा। विनोद कुमार यादव। तो उनके पति जी आप देख लो यार इसके डायलॉग, है ना। आपने तो कसाई के भी लिखे हैं, हाँ जी। पटाखा भी आपने किए हैं, तो यार ये डायलॉग देखो आप, मैं संतुष्ट नहीं हूँ उनसे। तो दीपांकर ने कहा कि सर 2 हिस्से में थी स्क्रिप्ट। अच्छा। मैंने कहा यार 3-4 दिन तो लगेंगे भाई, है ना। 3-4 दिन लगे, मैंने डायलॉग पूरे ए से लेके जेड तक, जो लाल मार्किंग पेन लेके और सही, फिर वो प्रिंट करा लाए अपने आप ही। तो अनुभव का तो ऐसा, देखो ये तो बहुत मेरे लिए तो, एक लेखक के लिए तो एक काम है, मतलब उनको खास उस तरह की चीज़ें होती नहीं है। डायलॉग मैं, मेरी फिल्म का डायलॉग मैं लिखता हूँ, मुझे उसमें सुविधा ही रहती है कि हाँ, अगर डायरेक्टर मेरे साथ में है तो मुझे और ज़्यादा सुविधा रहती है, और सुविधा रहती, समझ पाते हैं एक दूसरे का। हाँ, दोनों एक दूसरे को भाई काम तभी अच्छा होता है जब आप डायरेक्टर राइटर मिलकर काम करते हैं, वरना तो भाई साहब इंडस्ट्री तो बहुत ख़राब है। सर एक मेरा सवाल है, आजकल का जो कंटेंट बन रहा है, शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट बन रहा है, माइक्रो ड्रामास चालू हो गए हैं, बहुत सारे, अटेंशन स्पैन कम हो गया, लोग कम देख पाते हैं, तो उस राइटिंग में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लोग जो कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, देखो ये वक्त की मांग भी है, हाँ जी, है ना, कि हम चलते बढ़ते, हम तो ज़्यादा वक्त नहीं है मान लो किसी के पास में, तो आजकल जो माइक्रो ड्रामा चल रहे हैं 1 मिनट के, 1.5 मिनट के, 2 मिनट के मैक्सिमम, हाँ जी, है ना। और मैं तो इसलिए इनको पसंद करता हूँ कि आप
का एक वो थॉट प्रोसेस ही जाता है उसमें, हाँ जी। है ना। मतलब जो कहना होता है आप 20 मिनट में कहने वाले उसको 2 मिनट में कह देते हैं। और उसमें जो प्रस्तुति है ना वही महत्वपूर्ण है। मतलब क्योंकि ज़्यादा 2 मिनट में किसी के पास गुंजाइश भी नहीं होती ना कहने के हाँ लिए, जी। न तो विस्तार कर सकते, न किसी को आप सफाई दे सकते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया, वो गुंजाइश नहीं है। जो भी करना है ना आपको एक केल उसका पूरा एक समेट के उस 2 मिनट में दे देना है आपको। तो आने वाले, मैं तो कह रहा हूँ अब तो हर ये स्टेज वाले भी कह रहे हैं कि सर हाँ। ये माइक्रो ड्रामा। मैंने कि भैया मैंने तो काम नहीं किया माइक्रो ड्रामा में, पर मेरा तो अलग काम हाँ जी। है ना। तो मैंने ज़्यादातर जो काम किया तो उनके साथ किया। बॉलीवुड में भी यशपाल जी, ये सारे तो ये तो दोस्त हैं, मतलब हाँ इश्तियाक जी। खान है, ये तो विशाल जी भी अपने ठीक है। मतलब जब उनकी मर्जी होगी कर लेंगे काम। हमारी डेस्टिनी में एक फिल्म और लिखी है, और मतलब लिखिए। जो पब्लिकली घोषणा करके गए थे 2020 में जेल में कि पथिक जी के साथ मेरी किस्मत में एक फिल्म और है, जो हज़ारों लोगों के सामने है। और वो भी कहते हैं यार अपन काम करेंगे कभी फिर दोबारा साथ में। डेफिनेटली, और करा ही है उन्हें, तभी तजुर्बे के साथ वो कह रहे हैं वो चीज़ आपसे कि हाँ उनके साथ मतलब आपको काम करके। कर लेंगे सर जब होगा किस्मत में। मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि काम मिलना चाहिए, काम ज़रूर करना चाहिए सर। सर भवानी भी आपने ही लिखी है, उसकी कहानियाँ तो आपने लिखी थी या दी थी किसी को? भवानी मैंने स्टेज के लिए लिखी थी। अच्छा। स्टेज ऐप जो OTT प्लेटफॉर्म है अपने राजस्थानी फिल्मों का, तो उनकी जो हेड जो संभाल रही है रेणु जी, उन्होंने कहा कि वो 1.5-2 साल से इधर उधर घूम रही थी वो कहानी। अच्छा। कहानी तो मेरी थी, अच्छा। पर जैसा आपने ले ली पति जी हम बढ़ा रहे हैं इसको, हाँ किसी जी। OTT के लिए नहीं बनाऊंगा, मैं बढ़ाऊँ खुद, मैं बनाऊंगा। है ना। ऐसे किसी बंदे के पास थी वो, तो वो थक गया बेचारा कोशिश करके। आप जानते हैं राजस्थान में स्वतंत्र काम होता ही कहाँ है, मतलब बहुत इंडिपेंडेंट सिनेमा को लेकर बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। फिर वो गया स्टेज की शरण में ही, हम्म। जो किसी की कहानी उठा लाए भाई कि पथिक जी की है, पथिक जी की ठीक है बना। तो वेब सीरीज़ बनाते हैं इसमें, उस बंदे से कही उन्होंने, मेरे से तो संपर्क नहीं किया उन्होंने, अच्छा। मेरे से तो बाद में करेंगे वो। तो वेब सीरीज़ बनी नहीं। फिर उन्होंने कहा पथिक जी कहानी ये बंदे से कहानी ले लो आप। अच्छा। मैंने ले ली। मैंने कहा कहानी दे दो भाई, तेरा बस का रोग नहीं है कि सर हम गजेंद्र जी पर बनवा लें। मैंने बनवा लो। गजेंद्र जी ने कहानी, और उसमें आप जो डायलॉग देखोगे ना, मतलब भवानी की खासियत ये है सर, कहानी तो डकैतों की है। मतलब जो हमारे करौली धौलपुर में डकैत हैं उनकी कहानी है, मतलब है ना। और बहुत से लोगों ने उस पर आरोप लगाया था कि भाई ये पान सिंह तोमर से आजकल डकैती की कहानी चुराने की ज़रूरत कहाँ है। मतलब हमारे तो उसे इलाके से रहते हैं, हमारे तो आधे से तो करेगा करौली के डकैत तो ये बैठे नहीं हमसे ही कहते हैं लोग बात। तो हमें और हमारी तो कम्युनिटी के जाने कितने डकैत बेचारे गुजरों के, हमारे तो नातदार रिश्तेदार भी होंगे वो कहीं, तो मैं तो कभी मिला नहीं गया नहीं, है ना। उस इलाके में मैं तो वैसे ही दूर रहता हूँ। मैं अपनी एक दुनिया उसमें रहता हूँ, लेखन की दुनिया में। ये अलग दुनिया है। हाँ ये अलग दुनिया, वो अलग दुनिया सर भीड़ की। मतलब वो भीड़ मैंने देखा है सर, हमारी रिश्तेदारियाँ उधर, नातेदारियाँ हैं, हमारे संबंध हैं उधर, तो हम जाते हैं तो वो भीड़ देखे हैं मैंने भाई। तो मैंने कोई काल्पनिक कहानी तो लिखी नहीं। कहानी के लिए तो आपको इतना सा बीज चाहिए ना, बाकी तो बुनना पड़ता है। उसके जो डायलॉग है बहुत ओरिजिनल है। मतलब कभी एक डायलॉग सुनिएगा उसका, आपके होठ ऐसे लगते हैं जैसे करौली की तराशे हुए पत्थर। क्या बात है सर। है ना। वो एक डकैत को एक दो सुंदरी है उससे प्यार होता है, उसकी वो जो मेन डकैत होता है ना उसकी बहन से प्यार हो जाता है। नहीं डेफिनेटली सर, मैं देखूंगा, आप कह रहे हैं तो वो कहता है कि तुम्हारे होठ, भाषा वही है उधर की मतलब। हाँ जी। तो लेकिन डायलॉग ऐसा है कि तुम्हारे होठ ऐसे तरासे जैसे करौली का तरासा हुआ पत्थर। तो अब ये डायलॉग मिलेगा थोड़ा किताबों में भाई, ये नहीं मिलेगा सर। तो सर इसी से मैं पॉडकास्ट के एंड में आता हूँ। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, जो यंग राइटर्स हैं, लेखन करना चाह रहे हैं, अभी सीख रहे हैं या जो करना चाहते हैं, फिल्म लिखना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं दो मैसेज तो मेरा ये है कि लिखने से पहले आप स्टडी खूब करें। कोई भी जो यंग इस क्षेत्र में आ रहा है, जब तक आप लेखन से वाकिफ नहीं है, लेखन दरअसल है क्या, मतलब लिखने का मतलब 10 पन्ने काले करना नहीं है, 20 पन्ने काला करना नहीं है। मतलब तो आप खूब उपन्यास पढ़ें, खूब सारी कहानियाँ पढ़ें, मतलब और अपना ऑब्जर्वेशन बहुत पहना रखें। मतलब
किसी को देखने का तरीका आपका अलग है, मतलब आप उस तरह से नहीं देख रहे, आप एक अलग दृष्टि से देख रहे हैं, अपनी लेखन की दृष्टि से आप उसमें एक पात्र ढूंढ रहे हैं, अपना किरदार ढूंढ रहे हैं कि यार मेरा किरदार तो ये है, ये जा रहा है यार इधर, तो उसके पीछे पड़ जाइए किरदार के। तो किरदारों की खोज में हमेशा रहिए और ऐसी कहानी कहिए जो अनूठी हो, अलग हो, है ना, और लोगों को लगे यार हम तो रोज़ गुजरते हैं पर यार हम रोज़ देखते हमारा ध्यान ही नहीं गया, है ना, कनेक्टिंग हो बट लेकिन कुछ नया दिखे। हाँ कनेक्टिंग हो तो है दुनिया में, दुनिया तो है ही, हाँ। दुनिया में तो है ही सब चीज़, मतलब लेकिन यार लोगों को ध्यान ही नहीं गया ना, आप उधर के भैया मुड़ के देख उधर, ये कहानी है। तो कुछ नया करते रहिए, मतलब नया पढ़िए, पढ़े बिना आप दो शब्द भी, क्योंकि जब तक आपके पास भाषा नहीं होगी ना, भाषा आएगी पढ़ने से, लिखने से, अभ्यास से। तो मैं नए जो युवा आ रहे हैं उनसे कह रहा हूँ लिटरेचर पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, चाहे देश के विदेश के अपने समकालीनों को पढ़ें, और अपनी मिट्टी से जुड़े रहिए, अपनी जड़ और ज़मीन से, अपनी भाषा से जुड़े रहिए, अपने संस्कारों से जुड़े रहिए। निश्चित तौर पर अपने किरदारों की खोज में हमेशा भटकते रहें, भटकन ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, बिना भटके कुछ नहीं मिलता। अगर पाँव आपके पैरों में भड़कन नहीं चलती है ना, भड़क, तब तक मंजिल नहीं मिलती। तो वो भड़क आपके अंदर भी चलनी चाहिए। जी सर, ऐसी कौन सी कहानी या किताब आप रिकमेंड भी करेंगे, और आपने क्या पढ़ा था उस समय जब आप इस तरफ जर्नी की तरफ जा रहे थे? मैं शुरुआत में जो हम लेखन में कहीं न कहीं किसी से कोई न कोई प्रभावित होता ज़रूर है, मतलब ऐसा होता नहीं है दुनिया में कि आप किसी के जैसा बनना चाहते हो शुरू में, ऐसा हाँ जी, ये हर जॉब में, हर चीज़ में होता है, मतलब। तो मैं भी जब इस क्षेत्र में आया लेखन के में, तो मुझे लगा, जब मैंने रांगे राव को पढ़ा, तो मैंने उनकी पहली कहानी पढ़ी थी गदल, फिर उनका उपन्यास पढ़ा था कब तक पुकारूं, और फिर उनके जीवन के बारे में पढ़ा मैंने कि वो 39 साल की उम्र में, मात्र 39 साल की उम्र में, अब 40 भी पूरा नहीं किया था उन्होंने, 125 किताबें लिख चुके थे वो। तो मैं एक तरह से ये ताजुब कर गया, यार वो आदमी अभी 40 का भी नहीं हुआ था, उनकी डेथ होगी, और 125 हिंदू को महत्वपूर्ण ग्रंथ देके गए थे वो। और गदल जैसी कालजयी कहानी, कब तक पुकारूं जैसा कालजयी उपन्यास, और गाड़ी मेरा घर, और जाने कितने उपन्यास हैं उनके, मतलब। तो ऐसा मैं देख के उनके प्रभावित हुआ था। उसके लिए फिर धीरे धीरे जब हम अभ्यास करने लगे, लिखने लगे, तो फिर ये लगा नहीं, सबसे बेहतर है अपने जैसा ही बनना, अपने जैसा ही। वो तब आपको महसूस होता है, तब आप बहुत सारे लेखकों को पढ़ चुके होते हैं ना, तो आप प्रभावित होते हैं उनकी भाषा से, उनके यार मैं ऐसी कहानी लिखना चाहता हूँ गाँव की, यार ये जो छुपी हुई चीज़ें, या जिनको कहने का साहस कोई नहीं कर पा रहा, लोग बुरा बनने से डरते हैं, तो मैंने वो काम भी किए हैं, मतलब। तो वो पढ़ने चाहिए आपको, और पढ़ने के लिए ही नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब ज़िंदगी की समझ बढ़ाने के लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं है राइटर ही बनना है तो ही पढ़ें ना जी, आप इंसान बेहतर इंसान मैं कहता हूँ, अगर बनने पहलवानी के लिए अखाड़ा ज़रूरी थोड़ी है, मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है ना कसरत, तो है ना, खुराक तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है ना। तो मानसिक खुराक कहाँ से लोगे आप, है ना, तो मानसिक खुराक वहीं से आएगी आपकी। आप किसी के पास में, अगर किसी विद्वानों के पास में 10 मिनट बैठ के, तो आप इतिहास पे बात कर सकते हैं, लिटरेचर बात कर सकते हैं, सिनेमा पे बात तो कर सकते हैं। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। क्या शुक्रिया आप TGL का, सभी दोस्तों का। आप बढ़ते रहें ज़िंदगी में आगे, ये सारी हमारी टीम ही है जो यहाँ तक हम नहीं आप सभी का पॉडकास्ट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक कविता सुनना चाहूँगा आपसे। मेरी एक छोटी सी कविता है। अपने अपने घर के अंदर अपनी अपनी राम कहानी, अपने अपने घर के अंदर अपनी अपनी राम कहानी, बाहर से सब ठीक ठाक पर जिस पे गुजरी उसने जानी। अपने अपने घर के अंदर अपनी अपनी राम कहानी, बाहर से सब ठीक ठाक पर जिस पे गुजरी उसने जानी। बाखर एक अलग चूल्हे हैं, भिन्न भिन्न है सालन रोटी। बाखर एक अलग चूल्हे हैं, भिन्न भिन्न है सालन रोटी। कोई तरसे रोजगार को, कोई पाता तनख्वाह मोटी। एक की फ्रिज में कोक पेप्सी, एक की बिटिया मांगे पानी। अपने अपने घर के अंदर अपनी अपनी राम कहानी। कुटुंब कबीला प्यार दोस्ती बदल गई सबकी परिभाषा। कुटुंब कबीला प्यार दोस्ती बदल गई सबकी परिभाषा।
दम तोड़ चुकी है माँ बापों की बरसों से संचित अभिलाषा, फिर भी उनकी नज़र में अब भी बेटा राजा बहू है रानी, अपने अपने घर के अंदर अपनी अपनी राम कहानी, बाहर से सब ठीक ठाक पर जिस पे गुजरी उसने जानी। एक अंधी दौड़ में शामिल सारे, रंग बदलते हैं पल पल में, बड़ी अमीर की खूब अमीरी और गरीब धंसा दलदल में, मेहनत कश को याद नहीं है कब आई कब गई जवानी, मेहनत कश को याद नहीं है कब आई कब गई जवानी, बाहर से सब ठीक ठाक पर जिस पे गुजरी उसने जानी, अपने अपने घर के अंदर अपनी अपनी राम कहानी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं स्क्रीन प्ले लिखूंगा भी नहीं और मैं लिखता भी नहीं। मैं आप स्क्रिप्ट कहानी लिखूंगा। लिखते हैं और डायलॉग्स लिख देते स्क्रिप्ट लिखूंगा, हैं, स्क्रिप्ट लिखेंगे। है ना। कहानी अगर आपकी है ना तब भी स्क्रिप्ट मैं ही लिखूंगा, अच्छा, कहानी मेरी है तब भी स्क्रिप्ट मैं ही लिखूंगा, कहानी आपकी है तब भी डायलॉग मैं ही लिखूंगा, क्योंकि मैं डायलॉग से दूसरे के संतुष्ट नहीं होता। क्योंकि आप मेरी कोई भी कहानी पढ़ ली है उनके डायलॉग देख लीजिए आप, सर तभी तो लोग देखते हैं वो चीज़। आपका वो चरण सिंह पथिक क्यों आपका नाम हाँ, इसलिए तो हुआ है वो क्योंकि वो आपकी एक उसमें, क्योंकि आप वो गांव में कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आप पले बड़े हैं, वो चीज़ें हाँ, आप बारीकी जानते हैं उन भाई चीज़ों जानता को। हूँ। तो मुझे लगता है कि यार कहीं भली कहानी भली आपकी है, उससे मुझे कोई इनकार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यार डायलॉग तो ऐसा होने चाहिए ना यार जो नेचुरल लगे यार, जो Natural। कहीं न कहीं पंच मारे नेचुरल लगे यार, उनमें जीवंतता होनी चाहिए ना। मरे हुए डायलॉग नहीं चाहिए यार, मरी हुई भाषा नहीं चाहिए हमें। आप कितनी खूबसूरत भाषा लिख लीजिए लखन जी, कितनी भी खूबसूरत भाषा, अरे वाह वाह यार, लेकिन अगर भाषा में जीवंतता नहीं है ना, कुछ नहीं है। अब आपके तो जीवंतता ऐसा लग रहा है सच बोल रही है यार, भाषा आपसे आके बात कर रही है, लग रहा है कि नहीं हमारे आसपास की कहानी हाँ, है, अपने पास में ही खड़ा हाँ है कि यार, बोल रहा है ये। हाँ बिल्कुल। और आप पढ़ते जा रहे हैं, आपके एक विजुअल बनता जा रहा है, ऐसे कर रही होगी फिर ये तब ऐसे कही होगी यार वाला।